संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 7वीं कक्षा हेतु वसंत हिंदी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक नागार्जुन है। लेखक ने इस पाठ में हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है। जो हमारे देश में विद्यमान सारी नदियां हैं, उन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। उनका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में किया है। यह पाठ निबंध विधा है, गद्य विधा का एक भाग है निबंध। तो यह पाठ जो है निबंध कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ को। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ये लेखक कह रहे हैं नदियों के लिए अभी तक मैं देखता था तो बड़ी शांत और गंभीर और अपने आप में खोई हुई रहती थी नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। संभ्रांत अर्थात कोई कुलीन महिला, अच्छे कुल की जो महिला है, अच्छे कुल का होना संभ्रांत कहलाता है। तो अच्छे कुल की महिला की तरह ये सारी नदियाँ प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो नदियों के प्रति लेखक के आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो नदियों की गोद में जो है लेखक डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। तो इस बार लेखक पहाड़ों में गया, हिमालय की ओर। वहाँ उसने देखा कि ये नदियाँ जो मैदानी क्षेत्रों में अलग ही दिखाई देती है, वह पहाड़ों में कुछ और ही है। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो पहाड़ों में जाकर देखते हैं कि पहाड़ों में ये नदियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी खाइयों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो लेखक को लगता है कि कैसे ये मैदानी क्षेत्रों में जाकर के ये बहुत बड़ी बन जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैदान में जाकर ये बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन जब तक ये पहाड़ों में रहती है तो कई सारी आवाज़ें करती है, खिलखिलाकर हंसते हैं। और इनकी जो है अनेकों जैसे बच्चे खेलते हैं, इस तरीके से ये पहाड़ों में ये सारी नदियाँ खेलती है। तो इनकी ये जो खेलना है, इनका हंसना कूदना है, ये जब मैदानी क्षेत्र में जाती है तो ये कहाँ चला जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बेटियां, हिमालय की जो बेटियां हैं वो नदियों को कहा है। तो कभी कह रहे हैं कि मैं किसी लड़की को यदि देखता हूँ या किसी कली को देखता हूँ, कली अर्थात फूल से आने वाली जो स्थिति होती है, फूल से पहले आने वाली जो स्थिति होती है वह होती है कलियाँ। तो उनकी ओर भी देखता है तो मेरा मन में कोई कौतूहल है, कोई जिज्ञासा नहीं होती है। लेकिन मैं इन बेटियों को देखता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, विस्मय से भर जाता हूँ। यह कवि कह रहे हैं। और आगे चलेंगे। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। कवि कह रहे हैं कि ये नदियां जो निरंतर चल रही है कहाँ जाती होगी, इनका लक्ष्य क्या होगा, ये इतनी बेचैन क्यों होगी। क्योंकि इनका अपने पिता का जो विराट प्रेम है उसको पाकर भी इनका हृदय जो है क्या नहीं होता, खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, तृप्त नहीं होता। तो ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकता है। तो बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अत्यधिकाएँ, सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका जो घर है वह है पहाड़, नदियों का घर पहाड़ है। वहाँ पहाड़ों में नंगी नंगी पहाड़ियाँ हैं जिन पर ये नदियाँ बहती रहती है, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ हैं। और आदित्यकाएँ हैं। आदित्यकाएँ मतलब जो पहाड़ों पे समतल जो मैदान होते हैं वो आदित्यकाएँ कहलाते हैं। और उपत्यकाएँ जो घाटियाँ होती है, जो तराई क्षेत्र होते हैं वो उपत्यकाएँ कहलाते हैं। तो वहाँ से होते हुए ये सारी नदियाँ बहती चली आती है। यही इन नदियों का घर भी होता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और जब ये चलते चलते बहुत दूर जंगल की ओर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें अनेकों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, शायद वहीं ये पहाड़ों के बारे में सोचती होगी, पहाड़ों की याद उन्हें वहीं आती होगी।
कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। किसको पता है कि बूढ़ा हिमालय कितना इनके लिए रोता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात हम यदि हिमालय से पूछें, बड़े बड़े पहाड़ों से पूछेंगे तो उनको भी जो है वो भी हमें कोई जवाब नहीं देते, मौन रहते हैं। और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो लेखक कह रहे हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसको कुभा भी कहते हैं, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो हिमालय की जो ये सभी बेटियां हैं, जितने हमारे देश में जितनी नदियां हैं या विदेशों में भी जितनी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सभी हिमालय की बेटियां हैं। तो वही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो ये नाम है, ये अपने आप में ये नदी कुछ भी नहीं है। इन नदियों में अनेक छोटी छोटी जो नदियां हैं उन दोनों का ही पानी या जल इन दोनों नदियों में मिला हुआ है। इसीलिए ये दोनों नदियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये सारी इनमें से कई सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती है और कई सारी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो पर्वतराज हिमालय की दो बड़ी बड़ी बेटियां वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिसमें इसकी कई छोटी छोटी बेटियां अर्थात छोटी छोटी नदियां मिल जाती है। आखिर में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी महासागर में मिल जाती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। वही कवि यहाँ पर कह रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली होंगे वो समुद्र जहाँ ये दोनों सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खिला करती है। जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानी क्षेत्र में देखा है, शांत भाव में देखा है, उनको क्या पता कि पहाड़ों में ये नदियां किस प्रकार से हंस खिल कर रहती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो कवि कह रहे हैं, भले ही पहाड़ी आदमियों को ये अच्छे आकर्षक न लगे, सुंदर न लगे, लेकिन मुझे तो इतने सुंदर प्रतीत हुए कि हिमालय को मुझे ससुर कहना पड़ा और समुद्र को मुझे क्या उसका दामाद कहना पड़ा। तो चलिए और आगे चलते हैं। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास संस्कृत के एक महान लेखक हुए जिन्होंने संस्कृत का एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था मेघदूतम। उसमें उन्होंने बादल को एक दूत बनाया था और उसको बादल को जो है दूत बना करके किसके पास, बेतवा नदी के पास, अपनी नायिका के पास उसको भेजा था। यक्ष ने उसको अपनी नायिका के पास दूत बना करके बादल को भेजा था। तो उसमें उसने कहा था कि बेत्रवती नदी का जो प्रेम है उसका प्रतिदान देते जाना, अर्थात उसका जो प्रेम है उसको वापस आप लौटाते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ऐसा कालिदास जी ने मेघदूत में वर्णन किया था। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अर्थात तब मुझे जब ये बात याद आई तो मैंने सोचा शायद महाकवि कालिदास जी ने भी नदियों को एक सचेतन प्राणी के रूप में देखा था, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा।
तो दरअसल बात यह है कि जो भी मैदानी क्षेत्रों में इन्हें घाटियों और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग भागों में इनको देखेगा, जुदा जुदा देखेगा, तो उसके मन में यही विचार आएंगे। जैसे कि कालिदास ने यक्ष को यक्षिणी से अलग जो विरह व्यथा थी वह मेघदूत में वर्णन किया था। तो कवि भी यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो जिस तरीके से महाकवि कालिदास ने इनको जीवंत बना दिया था, नदियों को भी मानव का रूप दे दिया था, बादल को मानव का रूप दे दिया था, ऐसे ही कवि भी यहाँ पर नदियों को बेटी कह रहे हैं हिमालय की। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदी और गुजराती में भी कई सारी कविताएं, कई सारी जो है रचनाएं लिखी है। तो उन्होंने नदियों को लोक माता कहा था। तो यही लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने लोक माता कहा, लेकिन इनको बेटियां यदि हम कहें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, और इन्हीं को यदि हम एक प्रेमिका के रूप में देखें तब भी ठीक ही रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ और भी हम जुड़ सकते हैं, वह है बहन का स्थान। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। एक दिन कवि कह रहे हैं कि एक और भी हम प्रेम से इनको हम बहन भी कह सकते हैं। एक दिन की बात है, मैं थोलिंग तिब्बत में था तो मेरा मन उदास उदास सा था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। कभी कह रहे हैं कि मैं उदास से था, मैंने दोनों पाँव अपने पानी में डाल दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा मन जो है ताज़ा हो गया और मैं कुछ गाने लग गया। वो क्या गाने लगे कभी, वो यहाँ उन्होंने बता रखा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलहारी। कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अपरंपार है, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन अब खुश हो गया, मेरे मन में जो क्या थी, जो विचलताएं थी, जो कुंठने थी या जो दुख था वो सब हट गया है, अब मैं खुश हो गया हूँ और मैं तुम पे बलहारी जाऊँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो यह बाप क्या, यह हिमालय क्या है, बाप है, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यह हिमालय क्या है, चिंतित है और चुपचाप भी है। प्रकृति नटी के चित्र चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्र, इस प्रकृति पर जो यह हिमालय क्या है, चित्रित है, वह कैसा है, अनुपम है और अद्भुत है, मतलब बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो ऐसी सतलज बहन आपकी जय हो। इस तरीके से कवि ने क्या सतलज को यहाँ पर बहन का रूप दिया, बहन उसको कहा। तो कभी भी नदियों को क्या बहन, अपनी बहन मान रहे हैं और हिमालय की बेटियां मान रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम जो है यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने इसमें बताया कि किस तरीके से नागार्जुन जी निबंध के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से नदियों को बेटियों तथा बहनों और भी कई प्रेमिकाओं का रूप दे रहे हैं। प्रश्नाभ्यास को लाएंगे हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।